अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट हमने इंडाइसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म के टॉपिक को वाइंड अप किया था, उसके पास्ट पेपर से क्वेश्चन को गो थ्रू किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, वो है सेट्स एंड वेन डायग्राम के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम थ्योरेटिकल चीजों को गो थ्रू करेंगे, सारे टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और नॉर्मली सेट्स और वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो पेपर 1 में भी सवाल आते हैं इसके, और पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो दोनों पेपर्स के अंदर इसके सवाल आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके लिए पास पेपर की क्वेश्चन और पेपर में अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा। तो स्टार्ट करते देखते हैं हमें कौन कौन सी चीजें इसमें कवर अप करनी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो हमारे पास व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, फिर टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन सी टाइप्स होती है सेट्स की, ऑपरेशन ऑन सेट, कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई सीखेंगे सेट्स के अंदर, और वेन डायग्राम। जो बेसिकली आपके कैम्ब्रिज के जो पूरा कोर्स है जिसमें जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, यही चीजों से आपके पेपर के अंदर चीजें आएंगी। तो स्टार्ट करते सबसे पहले। तो सेट्स की डेफिनेशन हमारे पास सिंपल है, सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप। बेसिकली हम सेट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम रखते हैं, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, और उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं जो उसके अंदर हम जो भी चीज रखते हैं। जैसे कि एलिमेंट हमने ली गई यहाँ पर, मैं एक ऐसे ही सेट्स को हम सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज मैं आपको बताता रहूंगा। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं वो हम स्मॉल लेटर में लेते हैं। हम ABC भी ले सकते हैं इसके अंदर, हम 1 2 3 भी ले सकते हैं, नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट्स होते हैं जिसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से हम क्लोज डाउन करते हैं, उसके अंदर डिस्टिंक्ट वेल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ऑर्डर वाइज होते हैं। अगर आप देखें ABC लिखा 1 2 3, जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर तो हम इसको ऑर्डर वाइज लिखते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त इसके आंसर जो हम लिखते हैं वो ऑर्डर वाइज लिखते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वरना अगर ऐसे लिखा हो BAC भी लिखा हो तो गलत नहीं है वो सेट, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो नंबर सिस्टम आता है, बड़ा इजी चीज है नंबर सिस्टम, ये आपको पता होनी चाहिए, एक तो रिवीजन ही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, जो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और सो ऑन चलते रहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल होल नंबर में यही फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास इंटीजर्स आता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। सारे होल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन और पॉइंट्स की फॉर्म में जो होते हैं नंबर्स वो इंटीजर्स नहीं कहलाते, बात याद रखिएगा। ये छोटी सी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं। सारे होल नंबर जैसे 0 1 2 3 नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों इंटीजर्स में काउंट होते हैं। बेसिकली एक नंबर लाइन होती है उसके अंदर इस तरीके से, अगर देखें 1 2, यहाँ पे -1 माइनस, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर होते हैं कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, उसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। इस तरह ऑड नंबर इसका बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। 1 3 5 7 ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो ये हमें कहलाते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इसको हम प्राइम नंबर्स। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कहलाते हैं रैशनल। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2, ये सारे रैशनल नंबर, जरूरी नीचे डिनोट 2 हो, कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इर्रेशनल वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। उनमें कौन कौन से नंबर, रूट के अंदर वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर आ जाए और वहां पर रूट है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ई हो गया ये, इसी तरीके से पाई हो गया 3.142, ई के लिए 2.71 होती है, पाई के लिए 3.142 होती है, तो ये साइड 22/7 भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं इस तरह की फॉर्म वाले जो नंबर होते हैं रूट के अंदर, ये ई पाई, ये सारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। फिर आते हैं हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर को हम, ये इसकी इक्वेशन है। रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन या यूनियन कह सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन या यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रैशनल और इररेशनल को जब आप यूनियन कर दें, मिला दें, सिंपल आप अगर दोनों को आप जोड़ दें, दोनों की वैल्यूज को, रैशनल और इररेशनल को, तो वो हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको, क्योंकि आगे ये काम आएंगे आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्लियर होगी ये चीजें।
अच्छा जी, अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट किन किन तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं? तीन तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर टेबुलर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिंपल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की फॉर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। सेट को जैसे मैंने बताया कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से क्या हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10। कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कह रहा है सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है बिटवीन 5 and 10, 5 और 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका ये सेट है, ठीक है। ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, इंग्लिश की फॉर्म में ये लिखा हुआ पूरा, तो ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो बेसिकली कॉमन फॉर्म होती है वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाती है, जिसके अंदर आपको एलिमेंट सारे नजर आ रहे होते हैं, आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको एलिमेंट्स आपको पढ़ के पता करने पड़े कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर्स कह रहे हो तो 5 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 6, 7, 8, 9। इसी तरह अगर वो नेचुरल की जगह इवन कर देता तो इवन कौन कौन से होते हैं? 6 और 8 होते हैं, सही है, क्योंकि इवन नंबर 6 और 8 होते हैं 5 और 10 के बीच में। इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स पता होते हैं, ठीक है। और हम सवाल सॉल्व करने के लिए कोशिश ये करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें और हम सवाल सॉल्व कर सकें, क्योंकि इसी फॉर्म में सवाल सॉल्व हो सकता है। क्योंकि टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स वाजे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एलिमेंट्स आपके हैं क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो ऊपर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर यही लिखा हुआ था बिटवीन 5 and 10, बिटवीन 5 और 10 में क्या आता है? 6, 7, 8, 9। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से लिखते हैं, क्या होता है वो देख लीजिए। ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, फिर कह रहा है इसका मतलब क्या, ये देख लें। एक्स शुरू में तो एक्स है वो वेरिएबल है, क्या हम एक्स वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये एक्स, ये साइंस का मतलब क्या है ये बड़ा गौर से समझ लें, इसको पढ़ेंगे। एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन। अभी मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, कैपिटल एन का मतलब था नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम पढ़ाने की वजह ये थी कि आप यहाँ पे आपके लिए आसानी हो। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और ये जो निशान बना ये ई नहीं है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये साइंस का मतलब ही पता होना, ये इसका मतलब बिलोंग्स टू। और अगर ये होता है, अगर इस तरीके से लिखा होता है इसको नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर एक और निशान है। इस निशान का मतलब होता है हमारे पास एंड। पहले उसने कहा एक्स बिलोंग्स करता है एन से, नेचुरल नंबर से, एंड। अब वो कंडीशन दे रहा है। अब इस कंडीशन को भी करने का तरीकेकार है, वो क्या है? पहले आपने इस चीज को देखा, अब इसको काट दो, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या है, ये इसको पढ़ेंगे एक्स इज बिगर देन 5। लेसर ग्रेटर साइन का आइडिया होगा आपको। एक्स इज बिगर देन 5, एक्स की वैल्यू बड़ी है 5 से, 5 से बड़ा क्या होता है? 6। तो इस सिनेरियो से आपको स्टार्टिंग पता चल जाएगी कि आपकी सेट की स्टार्टिंग किस नंबर से हो रही है। ये कह रहा है एक्चुअली बड़ी है 5 से, 5 से बड़ा होता है 6, तो 6 आ गया। अब हम देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्म ले रहा हूँ और इसको काट देता हूँ। अब ये बन गया एक्स इज लेसर देन 10। 10 से छोटा क्या होता है? 9। तो ये आपको बताएगी कि आपके सेट की एंडिंग किस नंबर पे हो रही है। तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है। अब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सारे होते हैं, 6 और 9 के बाद बीच में कौन सा नंबर होता है? 7 होता है और 8 होता है। तो ये आपका सेट बन गया। तो ये मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया किस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म के टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कन्वर्जन की है इसकी सेट की, कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हो सकता है सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में। तो ये थी सेट की रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये क्लियर होगी। आगे मूव कर रहे हैं। जब हम पास पेपर की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और गो थ्रू हो जाएगा, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके लिए आसान हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट को लिखने का सिंपल तरीका है, एक तो ये फॉर्म है और एक ये दोनों फॉर्म, मतलब ये दोनों सिंपल एक तरीके से पता चलता है ये एम्प्टी सेट है या तो ये नल सेट है, ठीक है। इन दोनों से हमें ये पता चलता है। इसको लिखने का तरीका, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो वो एंटी या नल सेट कहलाता है। फिर हमारे पास है फाइनाइट।
फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी वैल्यूज आपको पता हो स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3, मतलब मुझे पता है ये सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे एंड हो रहा है। इनफाइनाइट का मतलब है जहाँ पे आपको एंडिंग पता ही ना हो, डॉट 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 लगा हुआ आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 के बाद डॉट 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 लगा हुआ है तो इसके आपको एंडिंग नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सबसेट के ऊपर। अब सबसेट के लिए हमें एक और चीज देखते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब इसमें क्या करना होता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या करना होता है इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से फादर होता है सेट्स का। किस तरीके से, इसके पास सारी वैल्यूज मौजूद होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को हम जो है यू के डिनोट करते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4 5, ये एक फादर है यूनिवर्सल सेट। ए और बी इसके चाइल्ड है करिए। अच्छा, अब यू जो है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके पास सारी वैल्यूज होती हैं बाकी सेट से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ ए और बी है, इसके पास वैल्यूज क्या है 2 3 और बी के 1 4 5 है। तो अगर आप देखें यू के पास ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज मौजूद है, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल कहता हूँ, ये एक फादर है। जैसे कि फादर उनके चाइल्ड से कोई ना कोई रिजेम्बलेंस होती है, किसी की नाक मिलती है, किसी का चेहरा मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट एज अ फादर है और ए और बी उसके चाइल्ड है। कोई ना कुछ वैल्यूज जो यूनिवर्सल के अंदर है वो ए और बी के अंदर मौजूद होंगी, तो ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट हमारे पास कहलाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। और हम आगे सवाल भी करेंगे तो उससे आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है सबसेट है। अब सबसेट बेसिकली यूनिवर्सल सेट पढ़ाने का मकसद यही था कि सबसेट में समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ए जो है वो सबसेट है बी का। अच्छा, ये सिंबल होता है सबसेट का, ये याद रखना है आपने, ये सिंबल होता है सबसेट। इस तरीके सी नहीं होता, ये इस तरीके से बनता है, नीचे लाइन बनती है, ये सिंबल है सबसेट का। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है वो सबसेट है बी का। कैसे पता चलेगा कि ए सबसेट है बी का? फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यूज हमारे पास है 1 2 3 4, और ए की वैल्यू है मेरे पास 1 3। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है वो सबसेट है बी का, सही है। बेसिकली यहाँ पे बी आपका फादर है, ए उसका चाइल्ड है। अब जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट में आपको समझाया कि यूनिवर्सल की कुछ वैल्यूज अगर मौजूद है उसके चाइल्ड के पास, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ए सबसेट कहलाएगा बी का। इसका मतलब कि बी के पास जो वैल्यूज मौजूद हैं उनमें से कुछ वैल्यूज ए के पास मौजूद हैं, इसीलिए हम कहेंगे ए है सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। पहले इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, सिंबल ये होता है। और सिंपल रूल ये है कि बी के पास, बी एज अ फादर है, सही है, ए एज अ चाइल्ड है। बी की कुछ क्वालिटीज ए के पास मौजूद है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि बी इज द फादर ऑफ ए। तो हम कहेंगे इसको ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी की कुछ वैल्यूज ए के पास मौजूद है। तो बी आपका बेसिकली हो गया यहाँ पर एज अ फादर ट्रीट हो रहा है, और ये आपका एज अ चाइल्ड, उसके पास कुछ वैल्यू जो है फादर की, उसके पास क्वालिटी कुछ है। तो ये होता है हमारे पास सबसेट। सुपरसेट क्या होता है, जो फादर, जैसे ए और बी में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट बी का, मतलब ए चाइल्ड है बी का, तो बी एज अ फादर है। जो एज अ फादर होगा हम उसको सुपरसेट कहते हैं, ठीक है। जो एज अ फादर होगा ट्रीट, वो सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी को हम सुपरसेट कहते हैं क्योंकि पास ज्यादा वैल्यूज हैं और फिर कुछ वैल्यूज ए के पास हैं। तो ये होता है सिंपल हमारे पास सबसेट और सुपरसेट, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिल्कुल सबसेट से ही रिलेट करते हैं। अगर बी की कुछ वैल्यूज हमारे पास ए के पास है तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। ए की और बी की कुछ वैल्यूज मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सम वैल्यूज, सम एलिमेंट्स, सही है। कुछ वैल्यूज अगर बी की ए के पास हैं तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन इम्प्रॉपर बिल्कुल इसका उलट है। इम्प्रॉपर में ये है कि अगर बी की सारी वैल्यूज ए के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ये, अगर बी और ए सेट दोनों इक्वल है, ये बात याद रखिए, इम्प्रॉपर की बता रहा हूँ। प्रॉपर में था कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, सम एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो इम्प्रॉपर प्रॉपर है, सॉरी। इम्प्रॉपर के अंदर क्या, अगर बी और ए दोनों सेट्स इक्वल हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ये बात याद रखिएगा।
तो आखिरी के चार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सबसेट बेसिकली क्या है, सबसेट के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने बनाया ये इसका सिंबल है, ठीक है। और ये कह रहा है इसको पढ़ें कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बेसिकली यहाँ ए चाइल्ड है क्योंकि उसके पास कुछ वैल्यूज बी की मौजूद है, और बी एज अ फादर ट्रीट करेंगे, उसके पास ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है। और उसकी ही कुछ वैल्यूज ए के पास मौजूद है, कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ए के पास नहीं होगी, जो बी के पास है उनमें से ही मौजूद है, ठीक है। सुपर सेट क्या है, जो फादर होगा जो बी है जैसे यहाँ पर, तो उसको हम सुपर सेट पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या है, मतलब कुछ वैल्यूज बी की होंगी ए के पास, तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर क्या है, अगर दोनों इक्वल होंगे, ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे, तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ सेट। आई होप ये क्लियर होगी, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको एक दो बार और गो थ्रू कीजिएगा जरूर, ताकि आपको माइंड में ये सेव हो जाए चीजें, क्योंकि मुश्किल होती है स्टूडेंट को पहली पहली बार पढ़ होते हैं चीजें, जो पहली पहली बार पढ़ने के लिए मुश्किल होती है। अच्छा जी, तीन ऑपरेशन हमें इसके अंदर सीखने हैं, वो कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट के बारे में बता चुका हूँ, तो इसमें किस तरीके से निकालते हैं। यूनियन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये यू नहीं है, ये यू की तरह बनता है, यू के अंदर टेल होती है, यू के अंदर हम यू लिखते हैं, यू लिखते हैं ना, टेल बनाते हैं, इसके अंदर टेल नहीं होती, तो ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। एक मैंने सेट ले लिया बी, इसकी वैल्यू है 4 3 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सवाल आ गया है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, ठीक है जी। सबसे पहले ए लिखा है, सबसे पहले जो लिखा हुआ ए, तो सबसे पहले आप ए का सेट लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझ लें। फिर आपने बीच में सिंबल किया यूनियन का, आपने यूनियन का सिंबल लगाया और कर्ली ब्रैकेट बनाना, राउंड नहीं, ठीक है। फिर आपने बी लिखा, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखेंगे। अगर यहाँ लिखा होता बी यूनियन ए, तो पहले मैं बी का सेट लिखता, फिर यूनियन का साइन और फिर ए का सेट। यूनियन क्या करता है, यूनियन बेसिकली ये करता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ मिलाकर एक साथ लिख देते हैं हम सेट के अंदर। लेकिन उसकी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, दूसरा ये कि ऑर्डर वाइज लिखना है हमें। आंसर जो हम लिखेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ऑर्डर वाइज लिखना है हमें, ठीक है, और रिपीट नहीं होगा। तो ये 1 2 3 और 4 3 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोनों में 3 आ रहा था, मैंने रिपीट नहीं किया, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और ऑर्डर वाइज लिखना है, तो मैंने 1 2 3 4 5। तो ये हो गया यूनियन कंप्लीट। यूनियन सिंपल क्या करता है, दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देता है। इंटरसेक्शन पे आता है, इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है वो देख लेते हैं, और किस तरीके से। इंटरसेक्शन का साइन इस तरीके से होता है, एन की तरह, विदाउट टेल एन, ठीक है। टेल नहीं होता एन के अंदर, बनाते टेल बनाते हैं ना, इसमें टेल नहीं। तो इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं हम, इसकी वैल्यू 1 2 3, वही सवाल ले लेते हैं। बी हमने ले लिया, इसकी वैल्यू 3 4 5, ठीक है जी। अब सवाल आ गया ए इंटरसेक्ट बी, पहले ए है तो पहले ए लिख दिया, इंटरसेक्ट का साइन। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, गौर से समझ ले। इंटरसेक्शन के अंदर ये होता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इसका आंसर होगा। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या, 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। और यूनियन के अंदर हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज को कंबाइन करके लिख देते हैं, और जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर हम जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों के अंदर, वो उसका आंसर होगा। तो ये हो गए दो ऑपरेशन कंप्लीट। अब हम जाते हैं लास्ट कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, और एक ए सेट गिवन है, ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट गिवन है, जो सबसेट है बेसिकली यूनिवर्सल का, क्योंकि कुछ वैल्यू उसकी मौजूद है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ये जो ऊपर निशान लगाया हुआ ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है। आपने कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से आपके पास आएगा, ए के ऊपर आ सकता है, बी के ऊपर लगा हुआ आ सकता है, जो आपको सेट गिवन होंगे उनमें से किसी के ऊपर भी इस तरह का निशान आ सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं यूनिवर्सल माइनस ए करके।
जब भी निशान आपके किसी भी सेट के ऊपर, बी के ऊपर होगा तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस बी, सी के ऊपर होगा तो यूनिवर्सल माइनस सी। तो अब इसको माइनस कर रहे हैं, अब माइनस कैसे करते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस का साइन, फिर ए का सेट। माइनस के अंदर क्या होता है कि जो दोनों एलिमेंट, जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कट डाउन कर देंगे। सेम एलिमेंट कौन से है, 2 5 2 5, सिंपल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम करते क्या है, माइनस करते हैं। माइनस के अंदर हमें क्या करना होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर उनको हम कट डाउन कर देते हैं। और जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, नॉर्मली जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही रिमाइंडर बचता है, सेकंड ब्रैकेट में नहीं बचता। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो इसके आंसर होते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 3 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 3 4। ये हो गया हमारा टॉपिक डन। हमने आज ऑपरेशन ऑफ सेट भी पढ़ लिया, व्हाट इज सेट भी पढ़ लिया, टाइप्स को भी देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को भी गो थ्रू कर लिया। आई थिंक क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी अगर मैं आगे मूव ऑन करूंगा वेन डायग्राम के ऊपर। तो इंशाल्लाह वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें। अगर कोई भी सवाल हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।